हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज विज्ञान की शाखाएं, इसके पहले भी हम कुछ बता दिए हैं विज्ञान की शाखाएं। तो धीरे धीरे आप लोगों को आगे तक ले जाना है। तो आज बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो यूजेनिक्स आनुवांशिक क्रिया के कारण मानव में बदलाव का अध्ययन। यानी मानव पहले बंदर के जैसा था, धीरे धीरे आज बड़ा हो गया है। तो इसी को आनुवांशिक क्रिया के कारण मानव में आए बदलाव के कारण। और दूसरी बात यह है कि मानव कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बहरा होता है, तो ये सभी आनुवांशिक क्रिया के कारण ही होता है। दूसरा कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, इसमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी जाती है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। यूजेनिक्स आनुवांशिक क्रिया के कारण मानव बदलाव में आए बदलाव का अध्ययन। आनुवांशिक क्रिया के कारण मानव में आए बदलाव का अध्ययन। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन, इसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन, इसमें कैंसर का उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसका उपचार कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए उस कैंसर बड़ा बीमारी से। कीमियोथेरेपी रसायन से उपचार, यानी जैसे कैंसर का उपचार हुआ, अध्ययन हुआ, यानी किसी को कैंसर हुआ तो इसका उपचार के लिए रसायन उपचार किया जा सकता है। इसी कीमियोथेरेपी रसायन से उपचार, यानी रसायन से उपचार हम कर सकते हैं। कैलोलॉजी सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंकोलॉजी कैंसर का उपचार अध्ययन, कीमोथेरेपी रसायन का उपचार, ऑर्नियोलॉजी पक्षियों का उपचार, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का। कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन। मानव सुंदरता का अध्ययन, कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन। टैक्सोलॉजी जहर का अध्ययन, इसमें जहर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आज हम किसी को जहर दिए तो उसका असर 2 साल के बाद करेगा। आज अगर हम किसी को जहर दिए तो उसका असर 15 दिन के बाद करेगा, या फिर आज जहर दिए तो 1 घंटा 2 घंटा में असर करना चालू कर देगा। तो टैक्सोलॉजी जहर का अध्ययन, इसमें जहर के बारे में बहुत जानकारी दी जाती है। कोई जहर 1 घंटा में असर करती है, कोई जहर 15 दिन में असर करती है, कोई जहर 2 साल में असर करती है। तो इसके बारे में जानकारी दी जाती है। हम बात करते हैं चाणक्य की। जब चाणक्य ने जहर दिए थे तो 15 दिन का असर क्या था। तो जहर किसको दिए थे? जहर दिए थे जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था और भारत में प्रवेश करने लगा था, तो उस समय चाणक्य ने 15 दिन का जहर जो असर किया जाता है वो जहर का उपयोग किए थे। और वही जहर खाने के बाद बोला गया था कि नदी जो पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाती है। तो धीरे धीरे सबका असर करने लगा, तो वही डर के कारण उनकी सेना में भगदड़ मच जाती है। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन, इसमें कि कई प्रकार के वायरस है उसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन। टैक्सोलॉजी जहर का अध्ययन। कीमियोथेरेपी रसायन उपचार का। याद रखना है, वायरस का अध्ययन, जहर का अध्ययन, टैक्सोलॉजी जहर का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी ये बार बार पूछता है जहर का अध्ययन। जीव द्रव क्या है? तो जीव द्रव हम उसे कहते हैं जैसे तरल युक्त गाढ़ा लसलसा हुआ रंगीन प्रवासी पदार्थ है। तरल युक्त गाढ़ा सा लसलसा हुआ रंगीन प्रवासी पदार्थ है, उसे जीव द्रव कहते हैं। याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में उसे जीव द्रव कहते हैं। तरल युक्त गाढ़ा लसलसा हुआ रंगीन प्रवासी पदार्थ है, उसे जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जीव द्रव को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं जीव द्रव को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे
1839 ईस्वी में। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे, 1839 ईस्वी में। ये क्वेश्चन VVI है, VVI बार बार पूछा जाता है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। जीवों की जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न किसके द्वारा होती है? जीवों की जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न किसके द्वारा होती है? जीव द्रव के द्वारा, जीव द्रव के द्वारा। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने बताया। कौन? हेक्सले। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? हेक्सले ने बताया। किसने? हेक्सले। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे, 1839 ईस्वी में। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? हेक्सले ने बताया। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया? जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया। पहला कोशिका द्रव, दूसरा केंद्रक द्रव। पहला कोशिका, दूसरा केंद्रक। याद रखना, पहला कोशिका, दूसरा केंद्रक। पहला कोशिका, दूसरा केंद्रक। कोशिका द्रव कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में कोशिका द्रव कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में। और केंद्रक द्रव कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में ही। देखिए, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाए जाते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका एवं केंद्रक के बीच में। और केंद्रक द्रव कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में ही। केंद्रक में ही। सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केंद्रक में ही पाए जाते हैं। जीव द्रव में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो जीव द्रव में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? 80%। कितने? 80। याद रखना है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ का अनुपात क्या है? यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ का अनुपात 81:19 है। 81:19। याद रखना। तो जीव द्रव में जल की मात्रा कितने प्रतिशत? 80%। कितने? 80। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ का अनुपात 81:19। 81:19। तो जीव द्रव का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो 91% भाग कितने तत्वों से बना है? 4 तत्वों से। कितने? 4 तत्वों से। पहला कार्बन 10.5%। कितना? 10.5%। ऑक्सीजन 76%। ऑक्सीजन 76%। हाइड्रोजन 10%। हाइड्रोजन 10%। अब बात करते हैं नाइट्रोजन 2.5%। कितना? 2.5%। अगर हम इसको ऐड करते हैं यानी जोड़ करते हैं तो 99% यानी 99% होता है। तो जीव द्रव का 99% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से। कितने? 4 तत्वों से बना है। याद रखना है, कार्बनिक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। याद रखना है कितने तत्वों से? 4 तत्वों से।